हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट योर ओन चैनल बुक हाइव एजुकेटेड। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रेपोजिशन के ऊपर होगा। जो क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं आपके वेरियस एग्जामिनेशन में, वो हम आज देखेंगे। प्रेपोजिशन, एज यू नो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इन यू कैन से अमंग स्टूडेंट्स इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टिपिकल टॉपिक्स ऑल्सो। बस लेकिन बच्चों, घबराना नहीं है। आप आराम आराम से प्यार प्यार से चीज़ों को देखते जाओ, सब कुछ आपको समझ आएगा। So, without delaying, we must start our class, today's class. The first question is, guys, जैसे कि आपको पता है कि इसमें 4 पार्ट्स हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी एक पार्ट में एरर है, then you have to tick only that part while you are in just in examination hall. लेकिन यहाँ पर चूंकि हम क्या करेंगे कि हम चीज़ों को सीख रहे हैं, तो साथ ही साथ हम क्या करेंगे, सेंटेंस को इम्प्रूव भी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि द गिवन सेंटेंस इज परफेक्टली फाइन, देयर इज नो एनी एरर, देन यू हैव टू जस्ट गो फॉर ऑप्शन नंबर डी, मीन्स वी कैन से नो एरर। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो हम जाएंगे डी के लिए। लेकिन अगर आप पढ़ करके देखो, ही वॉज डिबार्ड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। सबसे पहले बच्चों, बात एक मेरी ध्यान रखना कि जब आप कोई भी प्रेपोजिशन यूज करो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन यू हैव टू ओनली द V4। V4 क्या होती है बच्चों? V4 होती है ING फॉर्म। जैसे हम कहते हैं ना, गोइंग, कमिंग, लाफिंग, लविंग। तो जब भी आप प्रेपोजिशन यूज करोगे, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी होगी, दैट इज ING फॉर्म। So here, if you see, he was debarred. This is the first part, to appear at the examination, and this is no error. अगर आप ध्यान से देखो तो डिबार का मतलब होता है कि ऑफिशियली मना करना, टू प्रिवेंट समवन ऑफिशियली। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड लेकर के नहीं आते हो, तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि आपको एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि आपको ऑफिशियली मना किया जाएगा दैट यू आर नॉट बी एबल टू अपियर इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो सबसे पहले तो हमने इस वर्ड की मीनिंग देख ली, लेकिन अब इसके साथ एक प्रेपोजिशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है हर तरह, हर जगह पे। कहीं भी अगर आप डिबार वर्ड यूज करो, तो आपको यूज करना होगा फ्रॉम। यानी कि यहाँ पर यूज कर दिया गया है टू का, इसलिए हम कहेंगे कि बी पार्ट में एरर है। तो हमने तो ये एरर फाइंड कर ली, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, सेंटेंस को मॉडिफाई भी करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, यानी कि यहाँ पर टू को फ्रॉम में चेंज कर दोगे। और देखो, फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, क्या चाहिए हमें, ING फॉर्म चाहिए। यानी कि इस अपीयर की जगह पे क्या होना चाहिए, अपीयरिंग भी होना चाहिए। यानी कि द करेक्ट सेंटेंस विल बी, ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। दिस विल बी द करेक्ट फॉर्म। ये डिबार से क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए हैं। और बच्चों ध्यान रखना, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, each and every question has been asked in your examination, whether you are preparing for SSC, CGL, CHSL, MTS, DSSB or any other examination. All the questions have been asked in your examination. आप समझ सकते हो बच्चों यहाँ से कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड गाइज, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है ना, कि चीज़ें रिपीट होती है, मोस्टली तो रिपीट होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन में ये एक क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इसका प्रॉपर आपको एक नोट्स बना लेना होगा। ओके गाइज, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब्ड। यहां पर ध्यान देना, लिखा गया ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल। उसने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया अपने एक्सपीरियंस को जब वह जेल में था। तो देखो इसमें एरर क्या है, कुछ वर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पर बच्चों। एक आपने देखा डिस्क्राइब, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है हमारा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का भी मतलब वही होता है कि उसको वर्णन करना, बहुत ज़्यादा विस्तार में कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडली एक्सप्लेन। और एक वर्ड होता है डिस्कस करना। डिस्कस करना भी आपने सुना होगा, जब किसी चीज़ पर हम विचार विमर्श करते हैं, डिस्कस करते हैं। इन तीनों के साथ कहता है कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आना चाहिए। एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइज। तो आप देखो, ही डिस्क्राइब्ड के साथ अबाउट आ गया, तो मैं यहां से अबाउट हटा दूंगा, फर्स्ट पार्ट में एरर है। द सेंटेंस विल बी, ही डिस्क्राइब्ड द एक्सपीरियंसेस ही हैड इन द जेल। उसने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया जो उसने जब वो जेल में था। ओके गाइस, आई थिंक बहुत आसान है। यही यही सब की पॉइंट्स हैं बच्चों। आप इसे नोट्स बना करके लिखते रहना, ताकि आपके पेपर में आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर मिले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिमेंबर दैट अ स्टीच एट अ टाइम सेव्स नाइन। देखो ये एक फ्रेज है, मतलब समय पर काम किया हुआ, जो भी उस टाइम की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट पे अगर आप कुछ काम करते हो, तो जरूर बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। तो इट्स इडियम्स में क्या होता है, अ स्टीच इन टाइम सेव्स नाइन।
यानी कि यहाँ पर एट का यूज नहीं किया गया होता है, यहाँ पर यूज किया गया होता है इन का। कई बार आप किताबों में देखोगे तो कुछ लोग ऑन भी लिखते हैं, लेकिन जो एग्जाम में सही माना गया है वो इन को सही माना गया है। अ स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9, यानी कि ये एक तरह से फ्रेज है, आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टी ग्रोज बोथ इन आसाम एंड सिलोन। देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, आपने एक कंसेप्ट मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा, हम ए कॉमन लेते हैं। जस्ट आप थोड़ी देर के लिए आप देखो कि जब आप ए कॉमन लेते हो किसी चीज में, इसका मतलब क्या है कि ये ए जो है ये बी में भी है और सी में भी है। जब आप इसे ब्रेक करते हो तो क्या लिखते हो, ए बी, और फिर क्या लिखते हो आप यहाँ पर ए सी लिखते हो। तो कॉमन का मतलब क्या है कि जो दोनों चीज है उसको हमने बाहर निकाल के यहाँ रख दिया, और जो अनकॉमन है उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। सेम फंडा यहां पर भी हम लगाएंगे। कह रहे कि टी ग्रोज बोथ इन आसाम एंड सिलोन। कह रहे कि जो चाय है वो दोनों जगह कहाँ कहाँ पे, आसाम में भी और सिलोन में भी ग्रो करती है। तो देखना, इन आसाम एंड इन सिलोन, यानी कि इन तो दोनों में कॉमन जा रहा है, तो जो कॉमन जा रहा है उसे हम सेपरेट कर देंगे, यानी कि इनका पोजीशन यहाँ पर गलत था, ये होना कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे। टी ग्रोज इन, यानी कि इन आसाम एंड इन सिलोन। तो क्या हो जाएगा, द यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस क्या होगा बच्चों, टी ग्रोज इन बोथ आसाम एंड सिलोन। देखो, बहुत बेसिक बातें मैं बता रहा हूं, और यही बेसिक बातें हम छोड़ देते हैं, और बेसिक चीज ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 5, अ बिगेस्ट प्रॉब्लम confronting them is the lack of experience। अब बिगेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि आप कहोगे कि सर द क्यों आया, क्योंकि बिगेस्ट जो होता है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक डिग्री की तीन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जैसे बिगेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, बेस्ट है, इनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करना होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने देखा द होगा। फिर यहाँ पर है, ही इज जूनियर देन द टीम लीडर बाई ओनली अ फ्यू मंथ्स। वह अपने टीम लीडर से सिर्फ कुछ ही महीने जूनियर था। बच्चों, आपको बता देना चाहता हूँ आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे जूनियर हो गया, फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर सीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी आप देन का यूज नहीं करोगे। क्या यूज होना चाहिए, टू का यूज होना चाहिए। देखो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, देन का, ये गलत हो गया। अगर मैं इसे करेक्ट करूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टू कर दूंगा, सेंटेंस विल बी परफेक्टली फाइन। कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ओके गाइस, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बोरोइंग मनी। प्रोहिबिट का मतलब होता है कि किसी को मना करना, रोकना। उन लोगों ने, यानी कि दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग, वे लोग मुझे मना करते रहे, ठीक है, फ्रॉम बोरोइंग मनी, पैसा उधार लेने से। तो प्रोहिबिट के साथ भी एक प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है। वो कौन सा प्रेपोजिशन होता है बच्चों, फ्रॉम। यानी कि यहाँ पर फॉर की जगह पे क्या होना चाहिए बच्चों, अगर मैं फ्रॉम कर दूं, देखो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। मैंने कहा है आप लोग को कि मैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन के ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रहा हूं, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशन का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यानी कि इसमें बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। टू स्मॉल बॉयज एंड अ डॉग कंप्राइज्ड ऑफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं करोगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। और कंप्राइज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज किसी में सम्मिलित करना, शामिल रखना, उसमें होना। जैसे मैं कहूँ कि जो मेरा घर है इसमें 4 कमरे हैं, यानी कि दिस हाउस कंप्राइजेज 4 बेडरूम्स। तो इसलिए हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे बच्चों। ओके, सो द एरर पार्ट इज बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 9। अ रिवर इज एनी नेचुरल स्ट्रीम फॉर फ्रेश वाटर लार्जर देन अ ब्रुक। देखो, स्ट्रीम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक नदी होती है, कह रहे हैं कि इज एनी नेचुरल स्ट्रीम, मतलब किसी भी प्रकार की एक नेचुरल स्ट्रीम होती है, किस चीज की, फ्रेश वाटर की। फॉर का यूज बेसिकली हम करते हैं रीजन बताने के लिए, या फिर कह सकते हो आप पर्पस बताने के लिए। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि ये जो नेचुरल स्ट्रीम है ये किस चीज का है, फ्रेश वाटर का। यानी कि का के सेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, ऑफ। जो एक नदी है वो नेचुरल स्ट्रीम है, किस चीज का, फ्रेश वाटर का, ताजे पानी का। इसलिए हम जाएंगे यहाँ पर बी के लिए। सो द एरर पार्ट इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई लाइक रीडिंग
ऑफ हिस्ट्री, रीडिंग के साथ ऑफ नहीं आएगा। आई लाइक रीडिंग हिस्ट्री, सो द एरर पार्ट इज बी। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे हम। विनय सैट अपोजिट टू मी एट ब्रेकफास्ट। विनय मेरे जस्ट अपोजिट बैठा ब्रेकफास्ट पे। तो अपोजिट अपने आप में एक क्या है, प्रेपोजिशन माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो जब ये ऑलरेडी प्रेपोजिशन है तो यहाँ पर टू की जरूरत क्या है। ये बोलने में हो सकता है थोड़ी देर के लिए कि आपको मजा आ रहा होगा कि हाँ अपोजिट टू मी, लेकिन अपोजिट अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, सो देयर इज नो नीड टू यूज एनी अदर प्रेपोजिशन विद अपोजिट। सो यहाँ से मैं बी हटा दूंगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ये सॉरी टू हटा दूंगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी पार्ट में एरर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट द एंड, देखो बच्चों एट द एंड और एक वर्ड होता है इन द एंड, ध्यान से समझना इनकी मीनिंग क्या होगी। एट द एंड का यूज जब भी आप करोगे तो ये कहता है कि किसी लाइन में खड़े बच्चे में जो अंतिम है, यानी कि ये क्या बताता है आपको, सीक्वेंस बताता है। सीक्वेंस बताएगा, या फिर आप कह सकते हो कि ये आपको ऑर्डर बताता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम। तो कह रहा है कि क्या क्रम में हमने अंत में डिसाइड किया नहीं जाने का, कहता है नहीं। यानी कि मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर 10 स्टूडेंट्स हैं और एंड में जो है वो बी है, तो मैं कहूँगा कि हु इज एट द एंड ऑफ दिस क्यू, हु इज एट द एंड ऑफ दिस लाइन, या फिर हु इज एट द एंड ऑफ दिस रो। तो वो हमने पोजीशन की बात की है, तो पोजीशन के लिए एट द एंड आता है। लेकिन जब हम यूज करते हैं इन द एंड, तो इन द एंड हमें क्या बताता है कि मान लो हमने डिसाइड किया मुंबई जाने का और पटना जाने का, हम डिसाइड किया, हम डिस्कस कर रहे हैं और अंत में हम चले गए रांची। तो अंत में यानी कि फाइनल, जो फाइनल का सेंस देता है उसके लिए हम जाते हैं इन द एंड। यानी कि इन द एंड कभी भी क्रम नहीं बताता है, वो कहता है फाइनली, और एट द एंड हमें क्रम बताएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्रम की तो बात नहीं हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर एट को हटा करके अगर इन कर दूं तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एरर पार्ट जो है वो ए में है। चलते हैं 13 में। ही वॉज एक्यूज फॉर स्टीलिंग अ वॉच, उसे एक्यूज किया गया घड़ी चुराने के लिए। बच्चों एक्यूज का मतलब होता है कि किसी के ऊपर कोई चार्ज लगाना, कोई दोष लगाना। तो एक्यूज के साथ भी एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन चाहिए होता है, दैट इज ऑफ। एक्यूज के साथ हमेशा आप ऑफ का यूज करेंगे, याद रहे। जैसे हम कहते हैं ही वॉज एक्यूज ऑफ अ मर्डर, ही वॉज एक्यूज ऑफ थेफ्ट, यानी कि उसे चोरी के लिए एक्यूज किया गया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ही हैज नो अफेक्शन विद एनीबडी। अफेक्शन का मतलब अगर मैं बताऊं तो ये होता है स्नेह। स्नेह वर्ड तो आपने सुना होगा, स्नेह का मतलब होता है किसी से प्यार होता है, जैसे माँ बाप का बहुत स्नेह होता है ना अपने बच्चों पे, उसे हम कहते हैं अफेक्शन। तो क्या होगा, ही हैज नो अफेक्शन विद एनीबडी, किसी के साथ अफेक्शन नहीं है, या क्या सेंस आना चाहिए, ही हैज नो अफेक्शन फॉर एनीबडी। अभी मैंने आपको बताया ना कि रीजन बताता है, किसी भी इंसान के लिए उसके पास अफेक्शन नहीं है, यानी कि वो बहुत क्रूअल है, इसलिए हम जाएंगे सी पार्ट में, यहाँ पर फॉर होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द डार्कनेस प्रिवेंट, अभी बताया प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट का मतलब जैसे होता है रोकना, वैसे ही होता है प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, बचाना। तो प्रिवेंट के साथ भी कभी भी टू नहीं आता है, प्रिवेंट के साथ भी हमेशा क्या आता है, फ्रॉम। बच्चों क्या आता है, फ्रॉम। और अभी आपने देखा कि जैसे ही यहाँ पर हमने फ्रॉम एक प्रेपोजिशन यूज किया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, आईएनजी फॉर्म चाहिए, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे सीइंग। यानी क्या हो जाएगा, द डार्कनेस प्रिवेंटेड अस फ्रॉम सीइंग द ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अंधेरे ने हमें वंचित कर दिया, रोक दिया ऑब्स्ट्रक्शन को देखने में। तो गैस इसमें जितने भी आपको नोट्स, जो भी की पॉइंट मिले हैं, आप इसे जरूर नोट डाउन करो, ठीक है, उसे याद करो, उसे रिवाइज करो, और देखना जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। सो गैस थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलेंगे बहुत जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप चीज़ों को रिवाइज करते रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच गैस, थैंक्स अ लॉट।